Hello everyone, welcome to Nurture Classes. I am Anshli, your biology mentor. Nurture Classes आपके लिए लेके आया है दृष्टि बैच जिसमें मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। इस बैच में आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स मिलेंगे, तो आपको किसी भी चीज़ का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग ज़ीरो लेवल से एकदम ऊपर तक आपको लेके जाने वाले हैं, तो बस हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, बॉडी को न्यूट्रिशन का क्या ज़रूरत होता है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो कैसे न्यूट्रिशन को लेते हैं। देन हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। और फिर ये फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, कहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, खाना कैसे बनता है, हम लोग सब चीज़ बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं, तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब हुआ कि लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, हमारा बॉडी जो भी प्रोसेस करता है, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी प्रक्रिया होती हैं जो हमारे लाइफ को मेंटेन रखती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस करता क्या है, तो लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी को डीजनरेट होने से बचाता है, मतलब उसे टूटने से बचाता है, ब्रेक डाउन नहीं होने देता बॉडी का। तो अब ये लाइफ प्रोसेसेस होते किन में है, तो ये किन में होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में होंगे, नहीं तो ये तो होंगे लिविंग थिंग्स के अंदर ना। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर लिविंग, तो लिविंग का क्राइटेरिया क्या होता है, तो लिविंग का क्राइटेरिया हो गया, हम लोग बचपन क्लास में पढ़ा करते थे कि जब छोटे थे तो बोलते थे ना कि सांस ले रहे हैं, बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, फील कर पा रहे हैं, तो लिविंग है, पढ़ते थे ना छोटे क्लास में। तो वैसे ही ग्रोथ को हम लोग बोल सकते हैं ना क्राइटेरिया लिविंग का, रिस्पायरेशन को भी बोल सकते हैं, मूवमेंट को, मतलब हम यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ आए तो क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, तो मूवमेंट अगर दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ क्या होगा, लिविंग होगा। रिप्रोडक्शन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे सेम काइंड को प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, वो लिविंग है। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, मतलब स्टिमुली से रिस्पॉन्ड करते, किसी गर्म चीज़ को आप टच करेंगे तो क्या आप टच करके रखेंगे, नहीं ना, हम तो अपना हाथ खींचेंगे। अब बताओ कोई चाय बना रहा है और गलती से अपने दोस्त से बात कर रहा है और दोस्त से बात करते करते ऐसे टच हो गया, तो टच हो गया तो क्या करेंगे, हाथ पीछे खींचेंगे। अब हाथ पीछे खींचेंगे, क्यों खींचे पीछे, क्योंकि हम लोग को गर्म लगा तभी तो हाथ पीछे खींचे ना, तो वो क्या हो गया, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, मतलब वो जो पैन था वो गर्म था तो हम लोग टच किए तो अपना हाथ पीछे खींचे, तो वो स्टिमुली के अगेंस्ट में हमारा क्या था, रिस्पॉन्ड था, तो उसको हम लोग सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है, ये टर्म आई थिंक आप लोग मे बी पहली बार सुन रहे होंगे। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया ऑल द केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शंस occur inside our body, उनको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हम लोग खाना कैसे ले रहे हैं, हम लोग फूड को लेते हैं, उससे एनर्जी ड्राइव करते हैं, उसको ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी को तो न्यूट्रिशन कहते हैं ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें न्यूट्रिशन होगा। एक्सक्रीशन, अब वो खाएंगे पिएंगे तो वो एक्सक्रीट भी तो करेंगे ना, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भी तो निकलेगा, तो एक्सक्रीशन भी क्या हो गया, लिविंग का क्राइटेरिया हो गया। तो ये जितने भी अभी हम बताएं ये सारे के सारे क्राइटेरिया है क्या चीज़ के लिए, लिविंग के लिए। तो इधर साइड क्या है, इधर साइड लिविंग ऑर्गेनिज्म है और यहाँ क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये जो यहाँ पे जो लड़का दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, लिविंग है, ये क्या करता होगा, ये रिस्पायर करता होगा, ये खाना खाता है, इसमें न्यूट्रिशन होता है, ये एक्सक्रीट भी करता है, ये सांस भी लेता है, मूवमेंट भी करता है, इसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये लिविंग है, ये भी लिविंग है। ये छोटा सा प्यारा सा जो हाथी का बच्चा है ये भी क्या है, ये भी लिविंग है, ये भी रिस्पायर करता है, ये भी क्या करता है, रिप्रोड्यूस करेगा जब ये बड़ा होगा तो, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, इसमें भी ग्रोथ होने वाला है, तो ये भी क्या है, लिविंग है।
ये जो अमीबा है ये भी तो लिविंग है, ये भी क्या करता है, ये भी तो एक्सक्रीट करता है, ये भी तो फूड को लेता है अंदर, फूड को अंदर लेता है, फूड वैक्यूल्स के थ्रू अंदर लेता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, उसका इस्तेमाल करता है और फिर एक्सक्रीट करता है, बॉडी से बाहर निकालता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये भी क्या कर रहा है, क्या कहते हैं, सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, ये लिविंग के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है। नॉन लिविंग, अब ये जो कार है, ये टेबल है, ये फैन है, ये बुक्स का रैक है, ये सब क्या रिस्पायर करते हैं? नहीं ना। क्या इनमें ग्रोथ होता है? नहीं। क्या इनमें मूवमेंट होता है? नहीं होता है इनमें मूवमेंट। तो क्या ये लिविंग है? नहीं, ये लिविंग नहीं है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग बोलते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ही क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। और ये लाइफ प्रोसेसेस क्यों होते हैं? तो हमारे बॉडी को डीजनरेट होने नहीं देते। ये हमारे बॉडी के जितने भी अंदर के प्रोसेसेस होते हैं वो करते क्या है? तो हमारे बॉडी को मेंटेन करते हैं, हमें सर्वाइव करने में मदद करते हैं, हमारे बॉडी का ब्रेकडाउन होने नहीं देते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये, इनका जो बॉडी है वो किससे बना है? सेल से बना है। सेल मिलके क्या बनाया? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। तो एक तरह का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना हमारे बॉडी के अंदर। और अगर हम इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं तो जो लिविंग स्ट्रक्चर है अगर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होगा तो वो ब्रेकडाउन तो होगा ही। तो अभी तो बताएं कि अगर ब्रेकडाउन होगा तो उस ब्रेकडाउन से बचाने में मदद करता कौन है? तो ये लाइफ प्रोसेसेस ही तो करते हैं। अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो हमारे बॉडी क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है। और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो किसके बने होते हैं? तो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते रहता है। जब हम रिस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ, हम जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो हमारे सारे बॉडी सेल्स तक पहुँचता है ना, फिर वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, फिर एनर्जी बनता है। तो हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट तो होते ही रहता है। अब यहाँ पे ये इसने फूड खाया, या क्या दिख रहा है? ये बर्गर दिख रहा है ना, तो इसने बर्गर खाया। ठीक है। अब ये बर्गर खाया, ठीक है, तो ये सांस भी तो ले रहा है ना, ऑक्सीजन भी तो ले रहा है। तो ऑक्सीजन ले रहा है तो ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये जो बर्गर है ये क्या है? सोर्स ऑफ फूड है। तो ये क्या होगा? इसका ब्रेकडाउन होगा। इसका ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। ठीक है। बॉडी को एनर्जी चाहिए ना। अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अगर हम नहीं खाना खाए रहते तो क्या मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी होता आपको पढ़ाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो वैसे ही जब इसने इसे खाया, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल किया तो ग्लूकोज का क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ। ऑक्सीजन जो है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद किया और जब उसका ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बना? एनर्जी बना। क्या बना? एनर्जी। और साथ में बाय प्रोडक्ट बना जो कि वेस्ट है, बॉडी को नहीं चाहिए। तो CO2 बॉडी से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है। और वाटर भी बना। तो समझ आया कि किस तरह से ये चीज़ हमारे बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे NCERT में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपना जो प्रोसेस है वो उनके में सफिशिएंट होता है, उसको आराम से कर लेते हैं। ठीक है। बट क्या सिंपल डिफ्यूजन सफिशिएंट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए? क्या वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह करते हैं क्या उनके लिए सिंपल डिफ्यूजन सफिशिएंट है? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हम सिंपल डिफ्यूजन से अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, गैस का एक्सचेंज कर सकते हैं? तो नहीं, हमारे बॉडी में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? गैस का एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते हम? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनका इंटायर सरफेस जो होता है वो इन्वायरमेंट के मतलब कांटेक्ट में होता है। तो जब वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है ना सारा सरफेस, तो उनको कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन का ज़रूरत नहीं पड़ता, तो वो आराम से गैस का एक्सचेंज कर पाते हैं। ठीक है। पर वो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ढेर सारे सेल्स होते हैं, वो सेल्स मिलके टिश्यू बनाए हैं, ऑर्गन बनाए हैं। ठीक है। तो हमारा बॉडी उनके मुकाबले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हमारे जितनी भी सेल्स हैं क्या वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है? तो नहीं। तो हमारा बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन हमारे लिए तो सफिशिएंट नहीं है अगर गैस का एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आई थिंक ये NCERT का क्वेश्चन भी है, तो आपसे अब ये हो जाएगा। ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आप लोगों को। अब न्यूट्रिशन का बात करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? जब हम लोग फूड का इंटेक करते हैं, जब हम फूड का इंटेक करते हैं और उस फूड को इंटेक करने के बाद उसका इस्तेमाल, ठीक है, हम लोग क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं? ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है।
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी टू द इनसाइड, मतलब बाहर से फूड क्या है, एक आउटसाइड बाहर है ना, हमारे बॉडी के अंदर तो नहीं है, तो बाहर से हम लोग फूड को अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने के लिए। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या जब हम लोग इनएक्टिव रहते हैं, मतलब जब हम सो रहे हैं तो क्या हमें ज़रूरत नहीं पड़ता एनर्जी का, हम बोल दें कि हम सो रहे हैं, हमको खाना मत दो, हम दिन भर सो रहे हैं, हमको खाना मत दो, हम ऐसे ही रह जाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना, हमको तो चाहिए एनर्जी, चाहिए ना, अगर सो भी रहे तो भी एनर्जी चाहिए। तो बॉडी जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है तब भी हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। अगर जब सो रहे हो तो क्या रिस्पायरेशन करना बंद कर दोगे? रिस्पायरेशन करना बंद कर दोगे तब तो जिंदा ही नहीं रहोगे। तो रिस्पायरेशन हम तब भी करते रहते हैं जब हम सोए हुए रहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो होते रहता है जब हम सो रहे होते हैं, तो उनको मेंटेन भी तो करना है ना। हाँ, कम एनर्जी लगता है जब हम सो रहे हैं तो, क्योंकि कोई फिजिकल वर्क तो नहीं करते, बट एनर्जी तो चाहिए होता है ना, इसलिए फूड ज़रूरी है इवन व्हेन जब हम लोग इनएक्टिव हो, ठीक है। अब ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में क्या है, कॉमन है, सबको चाहिए, सबको खाना चाहिए, पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं, ठीक है। वो भी हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट का बात करते हैं कि खाने में ऐसा है क्या, खाने में ऐसा है क्या जो हम लोगों को एनर्जी दे रहा है। तो न्यूट्रिएंट पढ़ते थे ना छोटे क्लासेस में, हम लोग न्यूट्रिएंट के बारे में तो पढ़ रखा है, अब नहीं पढ़ा तो अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना वो फूड का कंपोनेंट होते हैं, मतलब फूड के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। अब ये ना टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, और क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के साथ? फैट होता है, और बताओ क्या होता है? विटामिन्स होता है, मिनरल होता है, प्रोटीन एंड वाटर, और सबसे लास्ट में फाइबर, या फिर फाइबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। फाइबर लिखो या फिर रफेज, ठीक है। तो ये 7 जो है ये कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, न्यूट्रिएंट है जो कि खाने में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिसमें से कुछ ऑर्गेनिक है और कुछ क्या है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हम उनको कहते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जिनमें नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बोलते हैं, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और फंक्शन के बेसिस पे जो न्यूट्रिएंट के टाइप्स हैं उनको भी देख लेते हैं हम लोग। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं ना जो हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे उन्हें हम क्या बोलेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, और क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। तो ये सारे के सारे हम अपने डाइट में लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या हो गया, जो हमारे बॉडी को एनर्जी तो नहीं देते, तो फिर ये क्या करते हैं, जब एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो जो हमें बीमारियों से बचाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और उनमें कौन आता है? तो उनमें आता है मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। ये हमें क्या बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का क्या मोड होता है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, अलग अलग होता है। अभी हमने बोला भी था, इसके बारे में बात भी किया था। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली 2 तरह का हम लोग पढ़ेंगे, क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है उनमें हम पहला पढ़ेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो कि लाइट एनर्जी की मदद से अपना खाना बना रहे हैं, और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉप, जो कि केमिकल एनर्जी की मदद से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक के अंदर हम लोग 4 पढ़ने वाले हैं, कौन कौन, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और म्यूचुअलिस्टिक, ठीक है। तो इनमें हम 4 पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में हम लोग 2 पढ़ेंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में और कीमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। तो पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है।
तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ही हम लोग होलोफाइटिक भी बोलते हैं, जिसमें अपना खाना खुद बनाते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है, वो ना इतने ज़्यादा मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है कि दूसरे से कोई कुछ नहीं करवाते, अपना काम ना स्वयं करते हैं। तो वो है कौन? तो प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और ऑटोट्रॉप्स को ही है ना हम लोग प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? क्योंकि यही तो है जो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी अगर हम देखें तो एनिमल्स जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। अगर कोई लायन है, वो लायन क्या खाता है जरा बताना? तो लायन खाएगा डियर को। डियर क्या खाती है? ग्रास खाएगी। तो अगर ग्रास नहीं होगा तो डियर क्या खाएगी? तो डियर भी नहीं होगी, और डियर नहीं होगी तो लायन क्या खाएगा? तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है लायन या फिर डियर, ये सब है जितने भी मतलब कि एनिमल्स है, वो किस पे डिपेंडेंट है? तो ये प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं क्या है? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? जो कि लाइट एनर्जी का मतलब अपना खाना तो खुद बना रहे हैं, बट वो किसके हेल्प से बना रहे हैं? तो लाइट एनर्जी के हेल्प से अगर अपना खाना खुद बना रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। और ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हम लोग फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सिंपल रॉ मटेरियल। तो किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो वाटर का। वाटर कहाँ से? तो सॉइल से लेते हैं। CO2, CO2 कहाँ से ले रहे हैं? तो एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, ठीक है। और सनलाइट, सन से आ रहा है लाइट। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि उनको ग्रीन अपीयरेंस देता है। और ये जो क्लोरोफिल है, यही इसके पास ना क्लोरोप्लास्ट होता है, और यही क्लोरोप्लास्ट जो है ना यहाँ पे एक्चुअली में खाना बनता है। हम लोग आगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। उनके पास क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में मदद करता है। और जब ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है तो इसी के मदद से खाना बनता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होता है? CO2 कहाँ से ले रहा है? एटमॉस्फेयर से। और H2O मतलब वाटर कहाँ से ले रहा है? तो वाटर ले रहा है सॉइल से, ठीक है। लाइट एनर्जी जो है वो कहाँ से है? तो सन से आ रहा है। और जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल मदद करता है ट्रैप करने में। क्या ट्रैप करता है? तो सनलाइट को ट्रैप करता है। और बनाता क्या है? तो बनाता है ये कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। और क्या बनाता है? ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। और H2O मतलब वाटर। अब ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट में स्टोर किस फॉर्म में होता है? तो ग्लूकोज जो है ये स्टोर होता है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है एक्सेस ग्लूकोज, ठीक है, प्लांट्स में। कीमो ऑटोट्रॉप्स, अब कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो नॉन ग्रीन बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया हो गया, आयरन बैक्टीरिया हो गया, मेथेनोजेंस हो गए। तो ये केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जो खाना अपना खुद बनाते हैं उनको तो हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, पर जो खाना अपना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। और वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसमें जो प्लांट्स हैं, ठीक है, मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म है तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट अपने खाने के लिए। तो इसमें हम लोग 4 तरह के और पढ़ेंगे, इसके अंदर के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला तुम्हारा हो गया होलोजोइक। देन हम लोग पढ़ेंगे सैप्रोफाइटिक, उसके बाद पैरासाइटिक, एंड देन
म्यूचुअलिस्टिक। तो ये 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले होलोजोइक देख लेते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक का मतलब होता है जो पूरे खाने को अंदर ले रहा है, उस खाने को अंदर लेने के बाद इंजेशन कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है और फिर बॉडी से क्या कर रहा है? बाहर कर दे रहा है। जब खाने को अंदर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंजेशन बोलते हैं। जब हम लोग खाने को अंदर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। जब उस खाने को हम लोग पचा लेते हैं तो क्या बोलते हैं? डाइजेशन। और जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब कि बहुत छोटे छोटे फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर सिंपलर फॉर्म में तोड़ने को ही तो डाइजेशन कहते हैं। तो जब वो छोटे छोटे फॉर्म में टूट जाता है तो फिर उसको क्या करता है? बॉडी एब्जॉर्ब करता है। तो क्या बोलते हैं उसको? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद उस एब्जॉर्ब फूड की मदद से हमारा बॉडी उसको यूज करता है एनर्जी के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। और फिर जो वेस्ट हो गया वो क्या करता है? बॉडी से बाहर निकाल देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईजेशन बोलते हैं। तो जब हम लोग पूरे खाने को अंदर लेते हैं, उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एसिमिलेट कर रहे हैं और फिर बॉडी से बाहर निकाल दे रहे हैं, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। तो क्या हमारे बॉडी के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? बताइए। ऑफ कोर्स हमारे बॉडी के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अमीबा में भी क्या होता है? होलोजोइक होता है। पैरामीशियम में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। और इसमें जो खाना है जिसको हम लोग अंदर ले रहे हैं वो इंटरनली क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। उसको एसिमिलेट किया जाता है एंड देन बॉडी से बाहर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईजेशन बोलते हैं। आई थिंक होलोजोइक हो गया होगा क्लियर। अब इसके अंदर एग्जाम्पल सारे के सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे? ग्रीन प्लांट्स पे। वो किसको खाते हैं? हर्बीवोर्स हो गया, जैसे काव वगैरह, डियर हो गई, रैबिट हो गई, ये किनको खाती है? ग्रास वगैरह को खाती है, ठीक है। कार्निवोर्स जो कि क्या खाते हैं? दूसरे जानवरों को फ्लैश खाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। ओमनीवोर्स कौन हो गए? ओमनीवोर्स वो जो कि दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। जैसे कि क्या हो गया? रैट हो गया, पिग्स हो गया, क्रोज हो गया, कॉकरोच हो गया, और हम भी आते हैं उसके अंदर, ठीक है। और कार्निवोर्स के अंदर कौन आता है? लायन, टाइगर, ठीक है, सारे के सारे प्रीडेटर्स हो गए। सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या है? तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें जो खाना है वो ड्राइव करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से। तो डेड और डिकेइंग मैटर से जब अपना खाना ये ड्राइव करते हैं, सड़े गले मतलब जो ऑर्गेनिज्म हो गए या प्लांट्स हो गए, या उनसे अपना खाना क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि करते हैं उनको हम लोग सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन आता है? तो बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है। अब इनमें ये चीज़ दिमाग में रखने का है कि जो सैप्रोफाइटिक होते हैं ना, उनमें डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है, और फिर उसको वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जबकि होलोजोइक में क्या था? इंटरनल था, हमारे बॉडी के अंदर होता है ब्रेकडाउन। और जो सैप्रोफाइटिक है इनमें क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है बॉडी के, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक में क्या होता है? तो पैरासाइटिक में जो होते हैं ना, ये ना दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, अपने खाने के लिए, पर उनको मारते नहीं है, किल नहीं करते, बस वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। और जिन पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम होस्ट, ठीक है। तो ये होस्ट के बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। ये उनके बॉडी के ऊपर रहते हैं या फिर उनके बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे अपना खाना लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया टेपवर्म, स्कैरिसिस, लाइस, कस्कूटा, टिक, लीच। अब ये जो टेपवर्म और स्कैरिसिस है, ठीक है, ये कहाँ रहता है? तो ये ना इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, ठीक है, ह्यूमन के, एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ से अपना खाना ड्राइव करता है। लाइस जो होता है ये क्या कहते हैं, बालों में जुएं वगैरह ये सब क्या कहते हैं, कुछ लड़कियों में या फिर किसी ह्यूमन में आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये खून क्या करता है? चूसता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक तरह का पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है। तो स्कूटा ये एक पैरासाइटिक प्लांट है,
ये एक पैरासाइटिक प्लांट है जिसको हम लोग ना अमरबेल भी बोलते हैं। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसके पास क्लोरोफिल जो है ना वो नहीं होता, ठीक है। अब इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता, तो ये दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है, उससे अपना खाना लेता है। तो ये एक तरह का पैरासाइटिक क्या है, प्लांट है, ठीक है। टिक जो होता है ये डॉग्स वगैरह में आपने देखा होगा कि उनके ऊपर होता है, वो खुजलाते रहते हैं, तो ये क्या करता है, उनसे खून चूसता है। और लीच ये बारिश के मौसम में अगर आप खाली पैर ऐसे जा रहे हैं तो वो पैर में से चिपक जाता है और वो भी खून चूसता है। तो ये सारे के सारे क्या है, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। अब म्यूचुअलिस्टिक में क्या होता है, तो म्यूचुअलिस्टिक में होता है ना, जैसे कि पैरासाइटिक में सिर्फ ले रहा था, कोई फायदा तो नहीं कर रहा था होस्ट के बॉडी के ऊपर या फिर अंदर रह रहा है, पर उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो बस उससे क्या कर रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, पर उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। पर म्यूचुअलिस्टिक में क्या है ना, कि हम भी तुम्हारा मदद करेंगे, तुम भी मेरा मदद करो, मतलब हम दोनों एक दूसरे का मदद करते हैं, मिल के करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिस्टिक। बड़ा अंडरस्टैंडिंग है इनमें, ठीक है। तो ये जो लाइकेंस होते हैं वो उनमें म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। उनमें फंगस और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसके पास होता है क्लोरोफिल, इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो इसके पास क्लोरोफिल है, तो ये बोलता है ना भाई हम ना तुमको ना खाना बना के देंगे, तुमको फूड देंगे। तो ये बोलता है फंगस, अच्छा ठीक है तुम खाना बना के हमको दोगे, मतलब ये क्लोरोफिल होता है इसके पास, तो ये क्या बनाता है, ये फूड बनाता है, ये खाना बनाता है। और फंगस जो बोलता है तुमको हम रहने का जगह देंगे, शेल्टर देंगे, तुमको हम वाटर भी देंगे और तुमको कुछ न्यूट्रिएंट भी देंगे कि तुम खाना बना पाओ। तो फंगस इसको शेल्टर दे रहा है, ठीक है, वाटर भी प्रोवाइड कर रहा है, और क्लोरोफिल ये साइनोबैक्टीरिया के पास होता है, तो ये बोलता है ठीक है हम तुमको फूड देंगे। तो दोनों मिलजुल के एक दूसरे का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिस्टिक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, मतलब हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अब पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे हो रहा है, तो ये सन है, और जब सन का रोशनी, सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। ये पता है ये ग्रीन क्यों है, ये क्लोरोफिल की वजह से है ना, ग्रीन पिगमेंट की वजह से। उस ग्रीन पिगमेंट को हम बोलते क्या है, क्लोरोफिल। तो इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल इस सनलाइट को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। क्या करेगा, इसको ट्रैप करने वाला है। और ये एटमॉस्फेयर से क्या लेने वाला है, क्या क्या रॉ मटेरियल लेने वाला है, तो ये लेगा CO2, ठीक है, एटमॉस्फेयर से ले रहा है, ठीक है। जमीन के अंदर से सॉइल से क्या लेने वाला है, वाटर लेने वाला है। क्लोरोफिल इसके पास है, तो दूसरे कलर से बना देते, के पास क्लोरोफिल पहले से है। तो क्लोरोफिल जब इसके पास है तो ये क्लोरोफिल से क्या कर रहा है, उसके मदद से क्या कर रहा है, तो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है, ठीक है। ये सनलाइट को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, लाइट एनर्जी को, ट्रैप्स द सनलाइट, मतलब लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है, ये ट्रैप कर रहा है। और उसके बाद ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ये क्या बनाने वाला है, ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। तो ये जो लीफ है इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, तो ये कुछ रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करेगा। तो ये जो क्लोरोफिल है, ठीक है, ये पहले सनलाइट को ट्रैप किया, ठीक है, ये कुछ रॉ मटेरियल भी ले रहा है। क्या क्या ले रहा है, तो CO2 लेगा। CO2 किसकी मदद से लेगा, तो CO2 लेगा स्टोमाटा के मदद से। स्टोमाटा से ये क्या लिया, स्टोमाटा के हेल्प से ये CO2 ले लिया, ठीक है। वाटर जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है, सॉइल से ले रहा है। और उसके बाद ये बना क्या रहा है, तो ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है।
और क्या बनाता है, ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में क्या कर देता है, इसको रिलीज कर देता है, एंड वाटर बनाता है, ठीक है। अब वेयर डज इट ऑकर, अब ये होता कहाँ है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कहाँ है, तो कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, यही है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो कौन कंटेन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कंटेन करता है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इसी के हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, क्लोरोफिल के मदद से होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो किनके पास होते हैं, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स के पास होते हैं। और वो जो क्लोरोफिल होता है उसको कंटेन कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट। कौन कंटेन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास हुआ ग्रीन प्लांट, और ये होता कहाँ है, तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, जहाँ पे भी ग्रीन प्रेजेंट है वहाँ समझ जाना कि वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है। वो क्लोरोफिल होगा किसके अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस का साइट क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। आई थिंक क्या होगा। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, ठीक है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसमें जो आपको ऐसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पे क्वाइन ऐसा लग रहा है कि एक सिक्का है, सिक्का के ऊपर एक और सिक्का ऐसे रखते जा रहे हैं, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिस्क जैसा। इस एक को हम लोग बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं इसको, ग्रैनम। और ऐसा ऐसा ढेर सारा स्टैक दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रैना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रैना बोलेंगे, ठीक है। ऐसा ढेर सारा जो स्टैक्स दिख रहा है। अब ये जो ग्रैनाज है ना, यहाँ पे ये देखो, ये किसी चीज से कनेक्टेड है, चीज से ये कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिलाe, ठीक है। ये इससे क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और अगर इसके एक डिस्क को हम लोग देखें, ऐसा डिस्क लाइक जो शेप का स्ट्रक्चर है, ऐसा एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे है ना, तो इसको हम क्या बताएं कि इस एक स्टैक को हम लोग ग्रैनम बोलते हैं, ठीक है। बट अगर हम एक डिस्क का बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं थैलाक्वाइड। क्या बोलते हैं इसको, थैलाक्वाइड। और इसी थैलाक्वाइड के अंदर, इसी ग्रैना के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें कुछ मैट्रिक्स रीजन भी होते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ इस तरह से, कुछ यहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़े कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये सबसे बाहर में, उसके अंदर जो दिख रहा है वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अगर हम एक का बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनम। और ऐसा ऐसा ढेर सारा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रैना, ठीक है। अगर एक डिस्क लाइक जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है उसको देखें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड बोलते हैं। और अगर हम एग्जैक्टली बताना चाहें कि क्लोरोफिल होता कहाँ है प्रेजेंट, तो हम क्या बोलेंगे, थैलाक्वाइड। हम क्लोरोप्लास्ट तो बोलते हैं, पर क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ, तो ग्रैना में। और ग्रैना में भी अगर हम एग्जैक्ट बोलना चाहते हैं कहाँ, तो हम क्या बोल सकते हैं, थैलाक्वाइड बोल सकते हैं। इसमें मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये जो ग्रैना है, यहाँ पे ग्रैनम्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, किसके थ्रू, लैमिला के थ्रू। आई थिंक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक लीफ देख रहे हैं, तो
तो अगर हम किसी एक लीफ का बात करें तो वो जो लीफ है, ठीक है, उसके अंदर ढेर सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लीफ का जो ऊपर, मतलब पूरे प्लांट के ऊपर क्या होता है, एपिडर्मिस का कोटिंग होता है, ठीक है। तो ऊपर में भी एपिडर्मिस है, नीचे भी एपिडर्मिस है। तो ऊपर का जो एपिडर्मिस है यहाँ पे, ठीक है, तो ये और जो नीचे का एपिडर्मिस है, ये दोनों कर क्या रहा है, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पर नीचे के एपिडर्मिस में ना क्या होते हैं ना, ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उस पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, जिसके मदद से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ जो सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स को हम लोग बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। और ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, इनके पास ये जो मेसोफिल सेल्स है यहाँ से यहाँ तक, मेसोफिल सेल्स, ये क्या करते हैं, इनके पास ना अबंडेंट अमाउंट में, मतलब भरपूर मात्रा में, कंटेन अबंडेंट अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इनके पास ना ढेर सारे क्या होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मतलब बहुत सारे ये क्लोरोप्लास्ट जो है ना, उसको कंटेन करके रखते हैं अपने पास। और ये जो ऊपर में यहाँ से यहाँ आपको जो दिख रहा है, ये जो इस टाइप के सेल्स दिख रहे हैं ऐसे एलोंगेटेड, तो ये है पैलिसेड मेसोफिल्स। को क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम पैलिसेड मेसोफिल्स। अब ये जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, इनके पास सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, एज कंपेयर टू ये जो यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, थोड़े से सर्कुलर, थोड़े से इरेगुलर शेप में, तो इनको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। तो एज कंपेयर टू ये वाले जो मेसोफिल सेल्स है ना, इनसे तो ज्यादा होता है इनके पास क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो पूछा जाए कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा खाना कहाँ बनता होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि पैलिसेड मेसोफिल सेल्स है ना, वहाँ ज़्यादा खाना बनता होगा इस रीजन में, और इस रीजन में उससे कम बनता होगा, और यहाँ तो खाना नहीं बनता होगा, ठीक है। अब है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है ये फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डिफरेंट इवेंट्स टेक प्लेस। मतलब जब फोटोसिंथेसिस होते हैं तो ढेर सारा इवेंट्स होता है। तो क्या है वो इवेंट्स, वो आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में ना ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी का क्या होता है ना, एब्जॉर्प्शन होता है। तो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता कौन है, तो क्लोरोफिल करता है ना। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है, वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उस लाइट एनर्जी को फिर चेंज करेगा। उसको चेंज करेगा लाइट एनर्जी को, क्या चीज में, केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। तो जब ये केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, तो इसके हेल्प से स्प्लिटिंग ऑफ क्या होगा, वाटर होगा। मतलब ये जो वाटर है ना, ये H2O है ना, ये टूटेगा, ठीक है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ये टूटेगा, ठीक है। ये जो H2O है ये टूटने वाला है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन में ये टूटेगा, तो ये बाहर निकल जाएगा, ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इस प्रोसेस में। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये मदद करेगा इस ग्लूकोज को रिड्यूस करने में, ठीक है। सॉरी मत, ग्लूकोज को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली ये CO2 को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और जब ये CO2 को, ये जो हाइड्रोजन है, ये CO2 को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके किस फॉर्म में चेंज करेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज करेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले यहाँ पढ़े, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होगा। मतलब लाइट एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी होगा। मतलब लाइट एनर्जी जो है वो चेंज होगा किसमें, केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी का हेल्प लेके स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को
हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मतलब लाइट एनर्जी की मदद से स्प्लिट करना। लाइसिस का मतलब ही होता है स्प्लिट करना, फोटो का मतलब लाइट हुआ। तो लाइट एनर्जी की मदद से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, और जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, H2O जब टूटेगा तो हाइड्रोजन और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जो है ये तो बाहर निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है वो CO2 को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, और रिड्यूस करने के बाद क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, यही चीज अभी हम लोग पढ़े, वही स्टेप में लिखा है कि जो हाइड्रोजन है वो रिडक्शन करेगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये दो फेज में होता है, एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अभी हम लोग जो दो चीज पढ़े ना, कि एक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पर है, ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखें इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज देखें। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो हो रहा है ना वो लाइट रिएक्शन के अंदर होता है। तो लाइट रिएक्शन के अंदर होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और जो यहाँ पे फूड का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना वो किस में होता है, डार्क रिएक्शन में होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए ओवर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।